तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, लूफी गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, वही जगह जहां पर गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया था। लूफी उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी कैप्टन स्मोकर यहां पर आ जाता है, जो कि लॉकडाउन विलेज का इंचार्ज है। ओए, तू वही है ना जिस पर पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे बड़ा इनाम लगा है? हाँ, मैं लूफी हूँ। तुम्हें चाहिए क्या कुछ? मैं यहाँ की नेवी का कैप्टन हूँ। मेरा नाम है कैप्टन चेन स्मोकर एंड यू आर अंडर अरेस्ट। क्या अरेस्ट? भूल जा भाई इसके बारे में। मैं अब ग्रैंड लाइन जाने वाला हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स भी बनने वाला हूँ। लगता है मुझे तुझे हराना होगा। अच्छा, तू मुझे हराएगा? हाँ, इससे पहले मैं ही तुझे हरा देता हूँ। गम गम पिस्टल। लूफी उस पर हमला कर देता है, लेकिन चेन स्मोकर लूफी के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी इस पर एक किक मारता है, पर स्मोकर को ये अटैक नहीं लगता और लूफी गोल गोल घूमकर दूर जाकर गिरता है और वहीं पे ये बंदा सो जाता है। सही है भाई, ये कहीं भी सो जाता है बंदा। इसके बाद हम जोरो और उसी लड़की को देखते हैं जिसका जोरो ने चश्मा तोड़ दिया था, और ये लड़की अभी भी जोरो को ताने मार रही थी। मैंने कहा ना, मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें देखकर तो मुझे चिंता होती है। तुम्हारी आंखों के नीचे रिंकल्स आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम हफ्तों से नहीं सोए हो। क्या तुम्हारी मॉम बीमार है या तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई? तुम्हारे 5 बच्चों के साथ तुम्हें छोड़कर? चलो मैं और नहीं पूछूंगी तुमसे, तुम्हें दर्द होगा। भाई क्या कर रही है लड़की है? मेरे साथ आओ। ये लड़की जोरो को नेवी के ऑफिस के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर ये लड़की जोरो को सफाई करने का काम दे देती है और इसके हाथ में पकड़ा देती है एक झाड़ू और एक पानी की बकेट। अगर तुम नेवी के लिए काम करते रहे तो तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे। और जोरो फ्लोर को साफ करने लगता है, और साथ ही साथ 2 नेवी वाले बंदों को भी, जिन्हें पता लग चुका था कि ये बंदा जोरो है, ईस्ट ब्लू का सबसे खतरनाक स्वर्ड्समैन। जोरो यहाँ से चला जाता है एक तलवारों की दुकान पर। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे 2 तलवारें चाहिए। एक स्वॉर्ड के 50,000। हाँ, इतने में तो कोई पुरानी सी तलवार ही आएगी। उसकी नजर जोरो की तलवार के ऊपर जाती है। एक मिनट, ये दिखाना मुझे जरा। और जैसे ही जोरो की तलवार को खोलता है तो ये बंदा हैरान रह जाता है, क्योंकि जोरो की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी। ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है, और ये बंदा जोरो को चूना लगाने की कोशिश करता है और इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को बहुत कम दामों पर खरीदने की कोशिश करता है। पर तभी वही लड़की यहाँ पर आ जाती है। ये लड़की यहाँ पर अपनी तलवार लेने आई थी, पर जैसे ही ये लड़की जोरो की तलवार देखती है, ये तो 21 वाज़मोनो स्वॉर्ड्स में से एक है। इसकी कीमत 1 करोड़ से कम तो नहीं होगी। ये सुनकर ये दुकानदार गुस्सा हो जाता है और जोरो से कहता है, सामने कुछ तलवारें पड़ी हैं, सभी की सभी 50,000 की हैं, जो चाहिए वो ले लो। जोरो वहाँ पर जाता है, एक तलवार उठाता है और ये लड़की अपनी डायरी में देखकर बताती है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो एक और लेजेंडरी स्वॉर्ड है, काइटेत्सु थर्ड। ये एक बहुत ही शानदार तलवार है। पर ओनर उस तलवार को बेचने से मना कर देता है। नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। ये एक श्रापित तलवार है ना। तुम्हें कैसे पता? मैंने बस अंदाजा लगाया। ओनर हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता कि स्वॉर्ड कर्स्ड है, पर जोरो को बस अंदाजा हुआ था। ये ओनर बताता है कि किकेत्सु की सारी तलवारें कर्स्ड हैं। जिन भी लोगों ने इन तलवारों को चलाने की कोशिश की है वो सभी एक एक करके मारे गए हैं, लेकिन फिर भी जोरो कहता है, मुझे यही चाहिए, मैं इसे लूंगा। पर जोरो यहाँ से चला जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर कुछ अजीब आदमी घूम रहे थे, अजीब से कपड़े पहनकर। जोरो अपनी तलवार को देखकर खुश हो रहा होता है और तभी लूफी इसके सामने आ जाता है। लूफी अपना रास्ता भटक चुका था। अरे यार, पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कितना बड़ा शहर है ये। लूफी और जोरो की नजर सड़क पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बंदे को बहुत सारे लोग घेरे हुए थे और उस पर बंदूक ताने हुए थे। और इससे पहले कि ये बंदे इस बंदे को शूट करते, इस आदमी ने एक को छोड़कर बाकी सभी को मार दिया। वो एक बच्चा था। ये आदमी उस बच्चे से कहता है, घर जा बच्चे, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। लूफी को ये बंदा बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और जोरो बताता है कि इस बंदे का नाम है डैडी द पेरेंट, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बाउंटी हंटर है। इस तरफ हम देखते हैं कि उस ने बहुत सारी चीजें खरीद ली थी और फिर इसे याद आता है कि एक चश्मा लेना भूल चुका है। ये चश्मों की दुकान पर जाता है और इसे ये वाला चश्मा बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, पर इसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे खत्म हो चुके थे। पर तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और उसी सेम चश्मे को काउंटर से खरीद लेती है, और ये देखकर उस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे लड़की रुक जा, मैंने उसे पहले देखा था। बुढ़े आदमी दफा हो जाओ। और हंसते हुए उस चश्मे को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उस इस लड़की का पीछा करता है। मुझे परेशान मत करो, समझे ना? मैं नेवी में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। शायद तुम जानते नहीं, नेवी के कैप्टन स्मोकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, और तुम मुझे नहीं जानती, ठीक है ना? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। मैं ग्रेट कैप्टन उसॉप हूँ, जिसने आर्लोंग के पायरेट्स को धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि मेरे ऊपर 3 करोड़ की बाउंटी भी है। पापा। ये लड़की पापा बोलती है और तभी पीछे इसका डैडी यहाँ पर खड़ा होता है, और ये वही बंदा था जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये इसी डैडी द पेरेंट की बेटी थी। ये अपने डैडी के पास जाती है और इस बंदे को उस गॉगल को गिफ्ट कर देती है एज अ बर्थडे गिफ्ट। ये देखकर इसका डैडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और तभी ये बंदा उसॉप से कहता है, तुम, क्या मैंने सही सुना था? तुम्हारे ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। हाँ, तुमने सही सुना, पर मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मेरा कैप्टन लूफी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो 1 नंबर का शैतान और निर्दयी आदमी है। तो मुझे परिवार वाला लगता है ना? अच्छा होगा तुम मुझसे पंगे मत लो। ये बंदा उसॉप की तरफ एक गन फेंकता है। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम अभी सिंगल हो। तुम तो मेरे साथ लड़ ही सकते हो। क्या एक लड़ाई? और जैसे ही ये बंदा अपना शॉल हटाता है तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर 30 बंदूकें लगी हुई थी। उसॉप समझ जाता है कि ये डैडी द पेरेंट है और इसने डैडी के साथ पंगे लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए थे। नामी भी यहाँ पर होती है। सभी लोग बोलते हैं, ओए लड़के, चिंता मत कर, अगर उसने तुझे मार भी दिया तो हम तेरी कब्र खोदने के लिए तैयार हैं। नामी उसॉप को डांटने लगती है, साले उसॉप, ये कैसी मुसीबत अपने सर पे ले लिया है? तुझे थोड़ी देर के लिए खुला के छोड़ा, तुझे डैडी द पेरेंट से पंगे ले लिए? पागल वागल क्या? ये लड़की रूल्स बताती है। दोनों लोग 10-10 कदम चलेंगे और दोनों के पास एक ही मौका होगा, शिद्दत से करना। इसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। 1 2 3। उसॉप को
समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऊसॉप यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ऊसॉप कुछ कर पाता, डैडी इसे शूट करके इसकी बंदूक को उड़ा देता है। ऊसॉप जमीन पर गिर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक नल्ला बेरोजगार आदमी हूँ, मुझे मार कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नामी भी ऊसॉप को बचाने के लिए डैडी के सामने आ जाती है। तो तू इतना कायर है हाँ कि एक लड़की के पीछे छुप रहा है? इस लड़की का मुझसे कोई लेना देना नहीं। ऊसॉप, नामी ऊसॉप का नाम लेती है और जैसे ही इस डैडी को पता चलता है कि इसका नाम ऊसॉप है तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लड़के, क्या तुम्हारा नाम ऊसॉप है? क्या तू यह सबको जानता है जो रेड हेड पायरेट्स का एक मेंबर है? हाँ, वो मेरे पापा का नाम है। क्या आप मेरे डैड से पहले मिल चुके हैं? हाँ। अच्छा, अब मैं समझा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे, आज मैं तुमसे वो चीज बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने पहले किसी को नहीं बताई। आज से कुछ साल पहले ऊसॉप और मेरे बीच में यही सेम फाइट हुई थी। और यहाँ पर शैंक्स और बाकी सभी पायरेट्स भी थे और जब दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो ऊसॉप के राइट हैंड पर चोट लग जाती है, लेकिन डैडी पूरे तरीके से हार चुका था। ये बंदा नेवी का सबसे खतरनाक स्नाइपर था जिसे यूसॉप ने हरा दिया था। यूसॉप इसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इसके गले पर एक लॉकेट है और जैसे ही उसे खोलता है तो वो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर इसके बेटे की फोटो होती है। ये देखकर यूसॉप स्माइल करता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। परिवार इतनी भी बुरी चीज नहीं है, पर मैं इन चीजों में अच्छा नहीं। मेरे पास खुद का एक बेटा है जिसका नाम ऊसॉप है। मैंने उसे सालों से नहीं देखा है और जब मैंने इस समुद्र में कदम रखा था तब वो एक छोटा सा बच्चा था। क्या तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पायरेट फ्लैग ये मुझे बुला रहा है। खैर, मैं अब अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन तुम अपनी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर यूसॉप यहाँ से जाने लगता है, पर तभी डैडी इसे कहता है, यूसॉप, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मुझ पर दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पायरेट्स खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किसे मारना है और किसे नहीं, और मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ऊसॉप ये सारी कहानी सुनकर रोने लगता है। ये कहानी सुनकर ऊसॉप के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और डैडी से एक और बार मौका मांगता है उसी फाइट को दोबारा करने के लिए, और डैडी भी इस बात के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ बच्चे। और इस बार ये बंदा ऊसॉप को इन दोनों को एक साइन बोर्ड के ऊपर निशाना लगाना है और अगर ऊसॉप चुका तो डैडी उसे उसी वक्त मार देगा। ये बोर्ड हवा की वजह से बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। ऊसॉप अपनी गुलेल का यूज करके अपना एम लगाता है और शूट कर देता है और ऊसॉप का निशाना बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगता है। डैडी कहता है, मुझे यूसॉप के बेटे से यही उम्मीद थी। एक दिन तुम भी अपने पापा की तरह एक नीडर और शानदार स्नाइपर शूटर बनोगे। तुम ग्रैंड लाइन में जाओ बच्चे, वहाँ पर तुम्हें यूसॉप मिलेगा। क्या? आपका शुक्रिया। मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह एक बहादुर सोल्जर बनूंगा। और इस तरफ हम सांजी को देखते हैं। सांजी को एक लड़की पीछे से पुकारती है जिसका नाम था फेरी कार्मेन, और ये बंदी खुद को ईस्ट ब्लू का सबसे बेहतरीन कुक बताती है। मैंने ईस्ट ब्लू के सभी फेमस कुक्स को हरा दिया है, पर अब तुम्हारी बारी है सांजी, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ये औरत सांजी को मार्केट के अंदर बुलाती है जहाँ पर कुछ ही देर में एक कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था, और इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन सांजी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी सांजी मार्केट में जाता है क्योंकि इसे कुछ सामान वगैरह खरीदना था, और देखता है कि सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और सामने देखता है कि एक फिश पड़ी हुई है, बहुत बड़ी सी फिश, जिसके बारे में सांजी ने बचपन में एक किताब के अंदर पढ़ा था। सांजी उस फिश को कुछ भी करके खरीदना चाहता था। एक सेकंड रुकिए जरा, मेरे पास पैसे हैं, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, प्लीज मुझे इस फिश को खरीदने दीजिए। ओए बच्चे, ये फिश खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि इस कुकिंग कंपटीशन का एक प्राइज है जो कि इस कंपटीशन के विजेता को दिया जाएगा। और सांजी अपना मन बना लेता है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और इस फिश को पाने के लिए। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कार्मेन भी आई होती है और ऑडियंस में ऊसॉप और नामी भी होते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है और सांजी एक के बाद एक राउंड क्लियर करके आगे बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ कार्मेन भी। और एट द एंड फाइनली सांजी और कार्मेन बच जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और ये दोनों अपना खाना बनाने लगते हैं। सांजी अपनी डिश प्रिपेयर कर लेता है और कार्मेन भी, और फाइनली टाइम आ जाता है रिजल्ट्स को अनाउंस करने का। तो इस साल की कुकिंग चैंपियनशिप का विनर है। कि तभी कार्मेन इस बंदे को रोक देती है, रुक जाइए, और सांजी के पास जाकर खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि सांजी का खाना इसके खाने से बहुत ज्यादा डिलीशियस था, जिसका मतलब है कि सांजी इस कंपटीशन को जीत लेता है और उस मछली को लेकर यहाँ से जाने लगता है। और चलते चलते नामी कहती है, हवा का रुख चेंज हो चुका है, लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है ना। थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इस तरफ लूफी भूला भटका वापस से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और फाइनली लूफी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है और उस नजारे को एंजॉय करता है जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपनी मौत के पहले देखा होगा। और हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी, कैप्टन स्मोकर और उसी हॉट लड़की को भी पता चल चुका था कि लूफी इस वक्त कहाँ पर है। और तभी ये सुंदर लड़की यहाँ पर आ जाती है और कहती है, लूफी, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत समय से कर रही थी, ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। और यहाँ पर खड़े सभी लोग इस लड़की को देखकर इसके दीवाने हो जाते हैं। भाई, इसकी स्किन कितनी स्मूथ है, कितनी हॉट है ये। लूफी कहता है, भाई कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। है कौन तू? है तुम मुझे नहीं
जानते, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती क्योंकि तू पहला आदमी था जिसने मुझ पर हमला किया था। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि मेरे बदन पर फिदा ना हो जाए। और अपनी इसी सुंदरता का यूज करके लूफी मैं तुझे अपना दीवाना बना लूंगी। ए चुप कर जाए, ज्यादा बोल रही है तो ठीक है ना। मैं पहले से कमिटेड हूँ किसी के साथ। आखिर तू है कौन? सुंदर लड़की एलविडा। क्या एल्विडा? वो तो मोटी थी। दरअसल लूफी उसी एल्विडा की बात कर रहा है जिसे कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में देखा था। लेडी एल्विडा वही मोटी। ये लड़की बिल्कुल पतली हो चुकी है और एकदम हॉट लड़की बन चुकी है। मैंने स्मूथ नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरी तरह से बदल गया और मैं बहुत ज्यादा हॉट बन गई। उस डेविल फ्रूट को खाकर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है जिसकी वजह से मुझ पर किए हुए सभी अटैक्स फिसल जाते हैं और मुझे कोई भी डैमेज नहीं करते। और तभी वही अजीब से लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही अपना कवर हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बग्गी और उसके सभी साथी होते हैं। बग्गी कहता है हमारे साथ जो भी हुआ मैं वो नहीं भूलने वाला। और लूफी मैं तुमसे मेरी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। वैसे तेरा नाम क्या था भाई? बॉगी नहीं, बूगी था ना? नहीं ये नहीं था। अरे हाँ तुम्हारा नाम तो बफून है। कैप्टन बग्गी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बफून पागल है क्या? और जब ऑडियंस में सभी लोगों को पता चलता है कि ये बग्गी द क्लाउन है तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। कैप्टन बग्गी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को कंट्रोल में रखे और फाइनली लूफी को इसका असली नाम याद आ जाता है। अरे हाँ कैप्टन बग्गी, ओके ठीक है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता तभी काबा जी यहाँ पर आकर लूफी को पकड़ लेता है। लूफी जरा सा भी नहीं हिल पाता है और लूफी को एक एग्जीक्यूशन डिवाइस के अंदर फंसा देता है और नाम ही रियलाइज करती है एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत एबनॉर्मली गिर रहा है और एक जोरदार तूफान इस आइलैंड पर आने वाला है। जल्दी करो, हमें अपनी शिप के पास वापस जाना होगा वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी जोरो भी यहाँ पर आ जाता है और गांव के सभी लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि कैप्टन बग्गी स्ट्रॉ हैट लूफी को मारने वाला है और लूफी को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ये बात सुनकर जोरो, लूफी और नामी जल्दी से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लूफी को बचाने के लिए। कैप्टन स्मोकर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और मौसम लगातार खराब होने लगता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है और इस तरफ कैप्टन बग्गी के पायरेट्स जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि फाइनली लूफी को मारने वाले हैं। लूफी कहता है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक एग्जीक्यूशन देखने वाला हूँ। बेवकूफ, हम तुझे ही मारने वाले हैं। क्या मजाक करना बंद कर भाई। अबे मुझे क्यों मार रहे हो? तू मजाक करना बंद कर, समझा ना? क्योंकि अब तुझे हम मारने वाले हैं। तेरे कुछ आखिरी शब्द वगैरह है क्या? कुछ है तो बोल सकता है। और लूफी चिल्लाकर कहता है मैं वही हूँ जो कि बाद में जाकर किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। और लूफी की ये बात सुनकर टाउन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि लूफी उसी जगह पर किंग ऑफ पायरेट्स बनने की बात कर रहा था जहाँ पर किंग ऑफ पायरेट्स को मारा गया था। बग्गी अपनी तलवार निकाल लेता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ। और जोरो और सांजी यहाँ पर आ जाते हैं। जोरो, सांजी बचा लो भाई यार, ये बग्गी मुझे मारने वाला है। जोरो और सांजी लूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी बग्गी के पायरेट्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी जोरो और सांजी सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन बग्गी अपनी तलवार को उठाता है और तभी लूफी जोरो और सांजी को कहता है सांजी, जोरो मुझे माफ करना यार, मैं अब मरने वाला हूँ। और बग्गी लूफी की गर्दन पर तलवार चला देता है। लूफी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर के चेहरे पर थी जब इनको एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। बग्गी लूफी को मारने वाला था उसके ऊपर एक बिजली गिरती है। ये बिजली बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी, इतनी ज्यादा खतरनाक कि पूरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर आग लग जाती है। एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म टूटने लगता है और फाइनली टूट कर गिर जाता है। इतनी खतरनाक बिजली के बाद भी लूफी जिंदा बच जाता है। ये सब देखकर कैप्टन स्मोकर सोचता है क्या ये सभी इत्तेफाक है? क्या ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि लूफी को मारा जाए? हाँ, लूफी, जोरो और सांजी यहाँ से भागने लगते हैं और तभी सामने हम एक आदमी को देखते हैं जिसने ग्रीन कलर का शॉल पहना हुआ था और ये वही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। ये बंदा कहता है समय की लहरें और लोगों के सपने, इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। जब तक लोगों की आंखों में उनकी आजादी का सपना है तब तक मैं उनके साथ हूँ। इस तरफ नामी और उसॉप शिप की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब होने लग चुका था। ये दोनों शिप के पास पहुँचते हैं और तभी देखते हैं कि इनका पुराना दुश्मन इनका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है, मोजी और उसका लॉयन। और तभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और नेवी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। जोरो, लूफी और सांजी अभी भी शिप की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी जोरो के सामने ताकिशी आ जाती है, वही लड़की जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाँ? और जोरो पर हमला करना शुरू कर देती है। जोरो लूफी और सांजी से कहता है तुम लोग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लूफी और सांजी यहाँ से जाने लगते हैं और जोरो ताकिशी को हरा देता है और जोरो यहाँ से जाने लगता है। तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, है ना? मैंने ये तलवारें मजे के लिए नहीं ली हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जोरो, मेरी बात सुन लड़की, तेरी शक्ल मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त से मिलती है जो कि इस दुनिया में नहीं है। और उससे भी बुरी बात यह है कि तू वही सेम चीज बोल रही है जो कि वो कभी कहा करती थी। उसकी नकल करना बंद करो। इस तरफ हम लूफी और सांजी को देखते हैं और इन दोनों के सामने कैप्टन स्मोकर पहुंच जाता है। मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे हराए बिना तो ग्रैंड लाइन नहीं जा सकता। सांजी तुम शिप की तरफ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इस तरफ गोइंग मैरी के ऊपर नेवी तोपों से हमला कर रही थी। नामी के पास कोई और चारा नहीं बचता है और शिप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। सांजी भी यहाँ पर आ जाता है, नेवी वालों को मारना शुरू कर देता है और सांजी को लड़ते हुए देखकर उस सब भी एक्साइटेड हो जाता है, पानी में कूदता है और गुलेल निकालकर नेवी वालों को मारना शुरू कर देता है। इस तरफ लूफी और कैप्टन स्मोकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कैप्टन स्मोकर की बॉडी से बहुत सारी स्मोक निकलती है और उसका यूज करके लूफी को बांध लेता है। मैंने प्लम प्लम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ अपनी बॉडी को एक स्मोक का बना सकता हूँ। कैप्टन स्मोकर लूफी
लूफी को जमीन पर पटक देता है। लूफी उस पर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है पर स्मोकर लूफी को पकड़ लेता है और लूफी पर बैठकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वही अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है और कैप्टन स्मोकर की तलवार को पकड़ लेता है। इसके चेहरे पर कुछ टैटूज बने हुए थे और जैसे ही ये बंदा स्माइल करता है तो चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज थी कि सामने आने वाली हर एक चीज को तोड़ते हुए आगे जा रही थी। ये हवा पूरे शहर में फैल जाती है और जब शांत होती है तो हम देखते हैं कि हर जगह पर तबाही मच चुकी है, लेकिन जोरो और लूफी सही सलामत होते हैं। सामने इनकी शिप होती है और नामी चिल्लाकर इन सभी को शिप के अंदर आने के लिए कहती है, लूफी जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लूफी एक रॉड को पकड़ता है और अपने आप को स्ट्रेच करता है जिसकी वजह से लूफी उड़ने लगता है और जोरो और सांजी को पकड़कर उड़ते उड़ते शिप पर पहुंच जाता है। कैप्टन स्मोकर लूफी के पीछे ग्रैंड लाइन तक जाने के लिए तैयार हो जाता है उसे पकड़ने के लिए और उसके साथ साथ ताकिशी भी और कैप्टन बग्गी और एल्विडा ये सभी लोग लूफी के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरफ हम उन सभी को देखते हैं। सांजी एक बियर का ड्रम लेकर आता है ऑल ब्लू के खातिर, किंग ऑफ पायरेट्स बनने के खातिर, दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बनने के खातिर और पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के खातिर, समुद्र का निडर योद्धा बनने के खातिर हम सभी लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और उस ड्रम को तोड़ देते हैं। ये एक तरह की सेलिब्रेशन होती है और अब ये सभी लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जाने लगते हैं। ग्रैंड लाइन यानी कि वही जगह जिसे पायरेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है जहाँ पर मीहॉक जैसे खतरनाक लोग पाए जाते हैं और यहाँ से लौट के आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं।